नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार सैनी आरएस गुरुजी पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। नॉलेज सीरीज के तहत पॉलिटी की हमारी ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हम आरएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमारी कोशिश है कि हम जो छोटे प्रश्न हैं उनको कैसे तैयार करें और शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए हमारे उत्तर का लेखन किस तरह से करें। तो आइए आज के सेशन में हम सब शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, देखिए हमसे एक सवाल पूछा जा सकता है और वो सवाल है कि कैबिनेट मिशन को बताइए। क्वेश्चन आपका है कैबिनेट मिशन को बताइए। कैबिनेट मिशन को बताइए और ये क्वेश्चन आपका है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको ये देखने को मिलेगा तो आप ऐसे सवालों के लिए किस तरह से आंसर लिखें। सबसे पहले आप समझें कि इसका आंसर लिखते वक्त हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि शब्द सीमा हमारे पास कम होगी। तो आप तो एक ये बता दें कि इसकी संरचना क्या है, और दूसरा आप बताने की कोशिश करें इसका प्रयोजन क्या है, मतलब उद्देश्य क्या रहा होगा। एक तो संरचना बताएं और एक क्या बताएं, उद्देश्य बताएं। तो आइए अब इसका हम उत्तर तैयार करते हैं। आराम से धैर्य से बातों को समझना, चीजें और अच्छे से समझ में आती रहेंगी, ठीक है। तो देखिए, हाँ जी, क्वेश्चन हमारा है कैबिनेट मिशन को बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि ये मिशन है, संरचना में बात करते हैं इसकी। तो यहाँ संरचना लिखेंगे सबसे पहले और उसमें लिखेंगे कि 24 मार्च 1946 को आया। तो कैबिनेट मिशन कब आया, पहले लाइन लिख देंगे 24 मार्च 1946 को आया। इतनी सी बात लिखें, ओके। दूसरा पॉइंट आप यहां से लिखेंगे, इसमें कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे 3 सदस्यीय दल था, 3 सदस्य। अब वो कौन कौन से थे उनका नाम जरूर मेंशन कर दें। तो पहला है पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। दूसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे नंबर पे है एवी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जेंडर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। तो याद रखना पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्यीय दल था, ये 3 सदस्य इसमें थे, ठीक है। ये सदस्य बता दिया आपने। अब इसका प्रयोजन क्या था वो बताएं, प्रयोजन क्या था वो बता दें। तो देखिए प्रयोजन क्या था, भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण की योजना की सिफारिश देना। तो आप कहेंगे भारत के लिए संविधान सभा भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण की योजना, संविधान सभा कैसी हो इसकी योजना हेतु सिफारिशें प्रदान करना, सिफारिशें प्रदान करना। एक तो ये इसका प्रयोजन था। दूसरा इसका प्रयोजन की अगर हम बात करें तो लिखें सत्ता स्थानांतरण का आधार तैयार करना,
सत्ता स्थानांतरण का आधार तैयार करना। आधार तैयार करना। अब एक बार समझे वापस इस चीज को। हमारा सवाल है कैबिनेट मिशन के बारे में बताइए और आपको बहुत ही लिमिटेड चीजों के आधार पर इसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले ये बताएं इसकी संरचना को लेकर, इसकी स्थापना या इसका गठन कब हुआ, ये भारत में कब आया। तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन है वो भारत में 24 मार्च 1946 को आया था और ये 3 सदस्यीय दल था जिसके अंदर पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इसके आने का प्रयोजन क्या था? तो इसके आने का प्रयोजन ये था कि भारत के लिए संविधान सभा का जो निर्माण है, जो संविधान सभा के बनाने की जो योजना है, उसके लिए सिफारिशें प्रदान करना था। और दूसरा ये था कि अब भारत आजाद हो रहा है, आजादी की ओर जा रहा है, तो सत्ता स्थानांतरण करनी है कि ब्रिटिश क्राउन से अब इंडियन को अगर ये सत्ता देनी है तो उसका आधार क्या हो, तो सत्ता स्थानांतरण का आधार तैयार करना। अगर ये इतनी बातों का समावेश अगर आप कर देते हैं तो मूल जो ऑब्जेक्टिव है कैबिनेट मिशन का वो आपका सामने आ जाता है। ठीक है जी, आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक अगला सवाल और ले लेते हैं छोटा सा। यहां तक की बातें तो समझ में आई होंगी सभी को। देखो चीजों को ना हमें बहुत ही संक्षिप्त में और अच्छे तरीके से बताना होता है जिससे हम क्या है सही आंसर निकाल पाए। तो अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना क्या है ये बता दीजिए। अगर इस तरह से सवाल आ जाए, अब ये सवाल आपका मान लीजिए 5 नंबर का आ जाए, सेम सवाल अगर आपसे पूछा जाए 5 नंबर में, क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना क्या है, ठीक है बताइए। और इसी सवाल की जो शब्द सीमा है अब वो 50 वर्ड कर दी गई। कितना कर दिया गया है? 50 वर्ड अगर यहां पे कर दिया गया है तो आप क्या करेंगे? 50 शब्दों में इसको डिफाइन करना है। आइए अब बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात कैबिनेट मिशन योजना क्या है। अब देखो कैबिनेट मिशन योजना, इस पे ध्यान दो। तो सबसे पहले बात करें, यहां पे एक शब्द आया योजना। योजना, तो योजना है ये प्रकाशित हुई है सबसे पहले 16 मई 1946 को। तो अगर आपसे कहे कि कैबिनेट मिशन योजना कब प्रकाशित हुई तो आप कहेंगे 16 मई 1946 को ये प्रकाशित हुई है, ये पब्लिश हुई है, प्रकाशित हुई है। ठीक। और देखिए ये क्या योजना क्या थी इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ये एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की ये योजना थी। एक अखिल भारतीय, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, कि संपूर्ण भारत का एक संघ बने उसकी स्थापना करना था। इसके अलावा भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करना था। भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करना। ठीक है। और इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि जो संविधान सभा में प्रांत और देशी जो रियासतें थी उनका प्रतिनिधित्व क्या होगा तो उनके बारे में बात करना। तो आप कहेंगे संविधान सभा में संविधान सभा में प्रांतों और देशी रियासतों का
प्रतिनिधित्व निर्धारित करना, प्रतिनिधित्व कैसे होगा इसके बारे में ब्यौरा देना था। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अब थोड़ा और देखेंगे इसी के आधार पर क्या हुआ, थोड़ा ये समझना कि जो सभा के सदस्यों की संख्या थी। अब देखो, सभा के सदस्यों की संख्या 389, जिसमें प्रांतों से 292 तथा रियासतों से 93 और 4 चीफ कमिश्नरी। याद रखना 4 है वो क्या है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। ये निर्धारण अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अंदर जो 389 सदस्य हैं, इनका निर्धारण किस योजना के आधार पे हुआ था, तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे हुआ था। और फिर आप बताएंगे कि सिर्फ 389 में कैसे थे, तो आप कहेंगे जिसमें प्रांतों से तो कितने लिए गए थे, 292 लिए गए, रियासतों से कितने लिए गए, 93 लिए गए, और जो 4 चीफ कमिश्नरी थी वहां से एक सदस्य आया। तो इस तरह से आप देखें कि योजना के तहत इन सदस्यों का निर्माण हुआ। अब जो चीफ कमिश्नरी है वो तो आपको शायद पता ही होंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि सभा में प्रांतों से जो निर्वाचन है वो निर्वाचित सदस्य हैं, और यहाँ पे जो मनोनीत सदस्य हैं वो क्या है, प्रांतों से हैं, देशी रियासतों से हैं। तो आप ये कहेंगे प्रांतों से, तो निर्वाचन क्या हुआ, प्रांतों से निर्वाचित हुए हैं, निर्वाचित, और रियासतों से, देशी रियासतों से मनोनीत। मेरी बात तो समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं समझाना चाह रहा हूं कि कैबिनेट मिशन योजना क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये योजना पब्लिश कब हुई है, तो आपका जवाब होगा ये 16 मई 1946 को प्रकाशित होती है। अब इस योजना में क्या क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, तो आप पहला ऑब्जेक्टिव ये बताएं कि ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करना था। अब संविधान सभा के अंदर कौन लोग होंगे, तो इसका निर्धारण करना था कि संविधान सभा में कौन कौन प्रतिनिधि होंगे, किन किन का प्रतिनिधित्व होगा। तो आप देखेंगे उस दौर में जो ब्रिटिश भारत है वो 2 भागों में हम देखते हैं। एक तो वो है जहां पे देशी रियासतें हैं, और दूसरा क्या है, जहां पे ब्रिटिश का रूल चल रहा है। तो आप ये कहेंगे कि जो प्रांत हैं और देशी रियासतें हैं, इन सबको मिलाकर वो अखिल भारतीय संघ बनेगा। तो उस संघ में प्रतिनिधित्व कैसे होगा, तो ये कहा गया इसी मिशन में कि टोटल जो सीटें होंगी वो 389 सीटें होंगी, जिनमें से 292 सीटें हैं वो प्रांतों से होंगी, और देशी रियासतों से 93 सीटें होंगी, और 4 हैं वो चीफ कमिश्नरी से होंगी। अच्छा, अब इन इलाकों के अंदर अगर हम बात करें तो कैसे प्रतिनिधित्व होगा, तो जो प्रांत हैं वहां से तो क्या होगा, निर्वाचन होगा। क्या होगा जी, निर्वाचित सदस्य आएंगे, और जो देशी रियासतें हैं वहां से क्या होगा, वहां मनोनीत सदस्य आएंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, इतनी यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, अगर हम आगे और बात करें कि यहां पर आपने प्रतिनिधित्व देख लिया है, अब इसके बाद में अगर हम बात ये करें कि भाई निर्वाचन के लिए जो प्रांतीय विधान मंडलों का उपयोग किया जाए, कि निर्वाचन में आपने कह दिया कि ये निर्वाचित होंगे प्रांतों में, तो यहां ऐसे कैसे होगा, तो देखो इसके लिए एक बात समझनी, यहां जनता ने कोई वोट नहीं डाले, तो यहां क्या है, निर्वाचन के लिए प्रांतीय विधान मंडलों का उपयोग हुआ। याद रखना यहां पे क्या हुआ, प्रांत विधान मंडलों का। आज जो राज्यसभा के चुनाव देखते हो ना आप लोग, वैसे ही प्रांत विधान मंडलों का स्थापना की गई। और प्रांत विधान मंडलों के अंदर सीटों का निर्धारण कैसे हुआ, तो आप ये कहेंगे कि 10 लाख के ऊपर, याद रखना 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर, 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधित्व होगा। 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर क्या होगा, एक प्रतिनिधित्व लिया जाएगा, एक व्यक्ति इलेक्ट होगा। ये प्रांतों के लिए था।
और निर्वाचन के लिए जो यहाँ पर पद्धति इस्तेमाल हुई है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण पद्धति हुई है। याद रखने वाली बात है। तो ये आप कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बताओगे, याद रखना। तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में इतनी सी बात हमारे पास समझ में आ गई कि योजना क्या थी। अब अगला सवाल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना का मूल्यांकन कीजिए। ये बात थोड़ी सी और आपको समझनी है कि कैबिनेट मिशन योजना का मूल्यांकन करना है। जब मूल्यांकन के लिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पहलुओं को टच करते हुए चलना है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को हम तैयार करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है कि कैबिनेट मिशन योजना का मूल्यांकन करें। अगला क्वेश्चन देखें। अगर ये क्वेश्चन कैबिनेट मिशन से ऐसे आता है कि कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन योजना का मूल्यांकन करें। मूल्यांकन कीजिए। अगर इस तरह से सवाल आ जाता है जहां पे मूल्यांकन शब्द लिखा है तो मूल्यांकन का मतलब होता है आपको पक्ष और विपक्ष लिखने हैं। पक्ष और विपक्ष लिखने हैं, मतलब आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू की विवेचना करेंगे कि इसमें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, इसकी विवेचना करेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैबिनेट मिशन योजना का मूल्यांकन कीजिए। अगर इस तरह से लिखा है तो सबसे पहले आप पॉइंट बना के लिख दीजिए सीधा सीधा, और पॉइंट लिखें कि कैबिनेट मिशन के सकारात्मक पहलू क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो यहीं से पहला बना लें सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष। अब देखिए सकारात्मक पक्ष में आप क्या क्या बातें लिखेंगे उन बातों को देखें थोड़ा सा। हाँ जी, तो देखिए भारत के लिए ये क्या कर रही थी, तो आप कहेंगे भारत के लिए संविधान सभा की योजना। तो याद रखना ये क्या था, तो आप कहेंगे भारत के लिए संविधान सभा की योजना। संविधान सभा की योजना जो पहले प्रस्तुत की गई योजनाओं से ज्यादा व्यवहारिक थी। व्यवहारिक थी मतलब ये ज्यादा सुटेबल थी, व्यवहारिक थी, ये बात आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो कैबिनेट मिशन योजना ये क्या थी। तो आप कहेंगे कि भारत के लिए जो संविधान सभा बनाई जानी थी, उस संविधान सभा बनाए जाने के लिए अब तक जितनी योजनाएं थी उनमें सबसे ज्यादा व्यवहारिक यही लगी थी, क्योंकि आपने देखा था इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व भी है, इसमें देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व है, इसमें चीफ कमिश्नरी का भी प्रतिनिधित्व है। तो एक अखिल भारतीय संघ बनाने की जो बात हो रही थी वो योजना, इस योजना के तहत वो व्यवहारिक लग रही थी कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपने लिख दिया। दूसरा पॉइंट बना के लिखें भारत के विभाजन का इसमें कोई प्रस्ताव नहीं था। भारत विभाजन का कोई प्रस्ताव नहीं था। यह बहुत अच्छी बात आपको लिखनी चाहिए यहां पे। भारत विभाजन का कोई प्रस्ताव नहीं था कि इस योजना के अंदर कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं था कि भारत का विभाजन होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें संविधान सभा की जो संरचना को वो एक अच्छे से वेल डिफाइन किया था। तो आप ये कह सकते हैं भारतीय संविधान सभा की या संविधान सभा की संरचना को
समावेशी स्वरूप दिया, इसने स्वरूप दिया गया था। ये इसके आप पॉजिटिव पॉइंट लिख दें इतने से। देखो मैं दोबारा आपको बताता हूं, अगर कैबिनेट मिशन योजना के विवेचना अगर हम कर रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को बैलेंस करते हुए हम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सकारात्मक पॉइंट आप लिखना शुरू करें, तो बताएं कि भारत के लिए संविधान सभा की योजना है, एक योजना है जो पहले प्रस्तुत की गई सभी योजनाओं से ज्यादा व्यवहारिक थी, उनसे ज्यादा बेहतर थी। अब बेहतर क्यों थी? क्योंकि इसमें अखिल भारतीय संघ बनाने की जो बात हो रही थी, उसके अंदर आप उस दौर के भारत को देखेंगे तो वहां पर आपको दो तरह की शासन देखे मिलेंगे। एक तो देसी रियासतों का शासन और दूसरा डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन था। तो आपने देखा कि जो कुल सीटों का निर्धारण हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ कि ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व भी होगा, वहां से निर्वाचित होंगे, देसी रियासतों से मनोनीत होंगे और चीफ कमिश्नरी को इसमें शामिल किया गया। तो एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात हुई, इसकी बात हो रही थी। दूसरा, इसमें भारत के विभाजन का कोई प्रस्ताव नहीं था, कहीं पे भी उल्लेख नहीं था कि भारत का विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान बनेंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं था। तीसरी बात ये, इसमें संविधान सभा का स्वरूप कैसा होगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसका समावेश किया गया, एकदम पूरा उसको दिखाया गया कि यहां से इतनी सीटें, यहां से इतनी सीटें होंगी। बात क्लियर आई कि नहीं? तो इसने एक अच्छा सा पहलू प्रस्तुत कर दिया। अब बात करते हैं इसके नकारात्मक पहलुओं के बारे में। तो अब देखें नकारात्मक पक्ष क्या है इसका, नकारात्मक पक्ष क्या है इसका, वो देखें। नकारात्मक पक्ष क्या है वो समझें। तो आइए बात करते हैं नकारात्मक पक्ष के बारे में। तो पहला बिंदु नकारात्मक में आप लिखें तो देखें, हुआ क्या कि प्रांतों के वर्गीकरण की योजना में पाकिस्तान के निर्वाचन की मांग को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ऊपर आप क्या कर रहे हो कि इस योजना के अंदर कहीं पर भी आप ये नहीं कहेंगे, कहीं पर भी आप ये नहीं देखेंगे कि भारत के विभाजन की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही यहां पे बात चली थी कि प्रांतों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो प्रांतों के वर्गीकरण में पाकिस्तान निर्माण की मांग को परोक्ष रूप से, मैंने कहा डायरेक्टली नहीं, परोक्ष रूप से स्वीकार किया गया। क्योंकि यह कह दिया गया कि जो शामिल नहीं होना चाहते हैं, जिनका जनसंख्या इतना नहीं है, वो अपने आप को स्वतंत्र रखें, तो वो थोड़ी दिक्कत होगी थी यहां से। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि यहां पे प्रांतों के वर्गीकरण में पाकिस्तान की योजना को परोक्ष रूप से स्वीकार किया था। तो प्रांत वर्गीकरण में परोक्ष रूप से पाकिस्तान निर्माण को स्वीकारा गया। दूसरा पॉइंट यहां ये लिखें आप। अब देखो प्रांत वर्गीकरण में आप देखोगे तो ब स श्रेणी के जो राज्य बन गए थे उनमें ए श्रेणी के राज्य में आप देखोगे मुंबई है, मद्रास है, बिहार है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है। तो ये वर्गीकरण कहीं पे क्लासिफाइड हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव चीज थी। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से एक नए प्रांत निर्माण की बात करी थी, एक नए गुट के निर्माण की बात करी थी। तो इसलिए ये बिंदु लिखा हमने कि प्रांतों के वर्गीकरण में परोक्ष रूप से पाकिस्तान निर्माण की बात को स्वीकार लिया गया था। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे मताधिकार भी सीमित था। मताधिकार, क्योंकि सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, तो आप लिखेंगे मताधिकार सीमित था। मताधिकार सीमित था, ठीक। तीसरा पॉइंट आप ये लिख दें, निर्वाचन परोक्ष रूप से करवाना है। यहां पे जो निर्वाचन हुआ वो परोक्ष रूप से हुआ, परोक्ष रूप से हुआ। ये भी इसकी एक कमी थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि रियासतों का प्रतिनिधित्व निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया से बाहर रखा गया। आप देखेंगे, देखो अभी आपने कहा था कि प्रांतों से होगा और देसी रियासतों से होगा। तो प्रांतों में तो आपने कह दिया कि निर्वाचन होगा, और वो निर्वाचन भी सीमित ही रहा। निर्वाचन भी कैसा रहा? सीमित रहा, क्योंकि एक तो निर्वाचन परोक्ष रूप से नहीं हुआ, दूसरी बात मताधिकार सीमित कर दिया गया। तो प्रांतों के साथ तो ये दिक्कत रही। और देसी रियासतों से जो मनोनीत हो रहे थे सदस्य, तो इसका मतलब वहां पर किसी तरह का निर्वाचक मंडल नहीं था, ये भी इसकी कमी थी। तो आप कहेंगे रियासतों से या रियासतों को
रियासतों का प्रतिनिधित्व निर्वाचन की प्रक्रिया से बाहर रखा जाना, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि आपने रियासतों से सीधा मनोनीत करने की बात कह दी थी। तो आप ये बात यहां पे क्लियर मेंशन करेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना कि अगर मूल्यांकन की बात आए तो इसके पॉजिटिव पक्ष रखेंगे, इसके नेगेटिव पक्ष हम यहाँ पे रखेंगे। तो आपने पॉजिटिव पक्ष में रखा कि भारत के लिए संविधान सभा की योजना थी एक तरह से, ये जो पहले जितनी भी योजना आई उनसे बेहतर, ज्यादा व्यवहारिक थी। इसके अलावा आप बताएंगे कि भारत के विभाजन का इसमें कोई प्रस्ताव नहीं था। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा की जो संरचना है उसका समावेशी स्वरूप इसमें दिया गया था। ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसके नेगेटिव पॉइंट बताना चाहेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब प्रांतों का वर्गीकरण क ख ग श्रेणी में प्रांतों को बांटा गया है तो वो परोक्ष रूप से पाकिस्तान निर्माण की बात को स्वीकारता है। इसके अलावा आप मताधिकार की बात करें कि प्रांतों में निर्वाचन हुआ तो वो मताधिकार सीमित था। इसके अलावा जो मत निर्वाचन जो हुआ है प्रांतों में वो परोक्ष रूप से करवाया गया है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो देसी रियासतें हैं वहां पर आप देखेंगे तो मनोनयन की बात की गई है। मनोनयन करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर रखे जाना, ये भी कोई ठीक बात नहीं थी। तो आप कैबिनेट मिशन योजना का मूल्यांकन संक्षिप्त तौर पे करना चाहें तो ये तीन तीन बिंदु आप यहां पे रखेंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकल कर आएगा। अब कल के लिए जो क्वेश्चन है हमारा वो लिख लीजिएगा कि नेक्स्ट सेशन में हम किस क्वेश्चन पे बात करेंगे, आप भी तैयार करके आना। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान सभा स्वाधीनता आंदोलन का प्रतिफल है। क्वेश्चन लिखें, सिद्ध कीजिए भारतीय संविधान सभा स्वाधीनता आंदोलन का प्रतिफल है। शब्द सीमा जरूर देख लें। आप इसको लिखें तो 100 शब्दों में आपको लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 100 शब्दों में लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन के लिए यहीं से शुरुआत करेंगे कि भारतीय संविधान सभा है वो क्या है। और यहां जो क्वेश्चन है उसका सेंट्रल आइडिया देखें, लिखा है संविधान सभा स्वाधीनता आंदोलन का प्रतिफल है। कहने का मतलब जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई है, जो लड़ाई रही हमारी स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए रही, उसका प्रतिफल है ये संविधान सभा। तो ये कैसे आप डिफाइन करोगे इसके ऊपर अपन कल के सेशन में बात करेंगे। पर उससे पहले आप भी इसकी को तैयार करें और देखें कि हम कितना सटीक पहुंच पाते हैं, कितना चीजों को समझ पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी और कल के सेशन में हम इसको आगे और धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।